बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान की इस खसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँच रही है, उसमें फ़ारूक हसन और सारा भट्टी एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ख़ातिन व हज़रात, आज इतवार का दिन है और ये इस माह सियाम का आखिरी इतवार होगा, ठीक है, क्योंकि ईद या तो जुम्मतुल मुबारक को होगी या हफ्ते को होगी। ये अगला इतवार जो है वो रमज़ान में नहीं आएगा, उस दिन ये यकीनन ईद का दूसरा या तीसरा दिन होगा, डिपेंडिंग। तो अब कहने का मकसद ये है कि माह सियाम में अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और ये सारे वो दिन हैं जो कि तीसरे अशरे के हैं, यानी कि जो जहन्नम की आग से बचाव का जो अशरा होता है, और इसमें ताक रातें भी होती हैं, लैलतुल कद्र भी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है और इम्पोर्टेंस भी है। तो आप पहले 20 रोज़े 2 अशरों में जितनी भी इबादत की, अब उसके निचोड़ का वक्त आ गया, यानी क्लाइमैक्स आ गया है, तो कोशिश करें कि जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये महीना इस साल में अब दोबारा वापस नहीं आएगा, तो उससे फ़ायदा उठाएं। आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एक ऐसे गेस्ट जिनका ताल्लुक़ सोशल सर्विस से है, इंसानियत की खिदमत से है, हेल्थ के शोबे से है, और सुंदस फाउंडेशन से हम सब वाकिफ़ हैं। और ऑब्वियसली मीडिया में मुन्नू भाई की वजह से ये सुंदस फाउंडेशन को तो और ज़्यादा चार चांद लगे, क्योंकि हर बंदा पहचानता है मुन्नू भाई एक बहुत ही रिनाउंड नाम, अदब के हवाले से, राइटिंग के हवाले से, और उनकी एसोसिएशन थी इस सुंदस फाउंडेशन के साथ। चेयरमैन थे वो, और ताहयात चेयरमैन थे। और सुंदस फाउंडेशन जो कि बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का मुफ्त इलाज करती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से, हीमोफीलिया के हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से, और ये वो अमराज हैं जो बड़े प्रेवलेंट हैं, बड़े कॉमन हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। तो ये सब किस तरह होता है, आज इस हवाले से बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगा ए वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बहुत शुक्रिया। ट्रू ऑनर टू हैव यू हियर। उसके अलावा जनाब एक मजहबी स्कॉलर भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद, मुफ्ती मीर इश्तियाक साहब, और उनसे हम आज के टॉपिक जो कि तकवा है उस हवाले से भी बात करेंगे। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं, और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी मतलूब आलम सरवर साहब, और फिर ऑब्वियसली तौकीर अहमद साहब जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, वो एक नई रेसिपी लेके हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। फ्रेश लग रहे हैं आप आज। जी माशाल्लाह। तो क्या आज बना के? आज हम बना रहे हैं जी अमृतसरी करेला। अमृतसरी करेला। अमृतसरी करेला, ओके। प्याज मसाला। प्याज, ये एक नाम है? दैट्स वन नेम। अच्छा चलें, ठीक है, आपके पास हम वापस आएंगे। ख़ातिन हज़रात, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, आज के टॉपिक के हवाले से हम कुछ बात कर लें। तकवा, तकवा क्या है, और तकवा के हवाले से पहले सारा आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। फारूक, आज हम तकवा के बारे में बात करेंगे, और हमारे दीन इस्लाम में हर शख्स इक्वल है, हम सब बराबर हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो किसी एक शख्स को दूसरे पर बरतर करती है या उससे बरतरी हासिल होती है, और वो है तकवा, होता है आपका लेवल ऑफ तकवा। और बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं जिन्होंने तकवा को लाइकनेस दी है जिस तरह कि वो एक बैरियर है दोज़ख के अगेंस्ट। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से करीब होने के लिए उनको जो जो चीज़ें पसंद हैं, वो अगर हम चीज़ें करते हैं तो हमारा तकवा बढ़ता है। और अगर हम उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, तो हमारा तकवा जो होता है वो भी बढ़ता है। हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में, स्पेशली इन रातों में, कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ करें, हमारे एक्शंस अच्छे हों, हमारे वर्ड्स अच्छे हों, हमारी दुआएं जो हैं वो दूसरों को भी बेनिफिट दें और हमें खुद को भी बेनिफिट दें। बिल्कुल। फॉरगिवनेस के लिए हम और सारा कुरान के हवाले से कहा गया है कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, इसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। जो मुत्तकी लोग हैं, मुत्तकीन हैं, उनके लिए हिदायत है। और तकवा एक्चुअली क्या है? तकवा है कि आप जो भी काम करें वो ईमानदारी से और सच्चाई से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, खा वो हकूक़ुल इबाद हो या हकूक़ अल्लाह हो। कहने का मकसद ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो भी,
आप कारोबार कर रहे हैं तो भी ईमानदारी से, सच्चाई से, जिम्मेदारी के साथ करें। कोई भी काम जिसमें आप थोड़ा सा भी स्वर्व करते हैं या उसको मेन रास्ते से हटते हैं, उसमें फिर तकवा का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। और फ़ारूक, तकवा इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है और इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और पूरे रमज़ानुल मुबारक में यही तो पर्पज़ होता है। व्हाट एल्स इज़ द पर्पज़? आपका सिर्फ एक मकसद और एक एम है ताकि आप अपने लेवल ऑफ तकवा को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि आप अल्लाह सुब्हान व तआला से करीब हो सकें। और ये बिल्कुल नीयत, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तो अगर आपकी नीयत साफ़ है तो ऑब्वियसली आप तकवा पे भी कायम रहेंगे। अच्छा जी, आज के रिलीजियस स्कॉलर जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से डिटेल में, लेकिन इस वक्त ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी मतलूब आलम सरवर साहब। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमने जाना कहीं नहीं है, हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। स्टे ट्यून्ड।
मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमज़ान पाकिस्तान, जी ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर खुश आमदीद रमज़ान पाकिस्तान में। मैं हूँ फ़ारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सारा। और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे तारुफ़ कराया था, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन जो कि डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन में, वो मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मीर इश्तियाक अहमद साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं। आज के टॉपिक तकवा के हवाले से इनसे बात करेंगे। और कराची स्टूडियो से भी हमें एक बहुत ही रेनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। और जैसा कि आपको मालूम है कि सैटरडेज़ और संडेज़ को हम एपिलिप्सी के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से भी बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब से भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एयर वाइस मार्शल आफ्ताब हुसैन साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। सर आफ्ताब, सुंदस फाउंडेशन के हवाले से तो मैं आपसे बाद में पूछूँगा, पहले तो मुझे ये बताएँ कि एक GDP, एक फ़ाइटर पायलट जो है वो सुंदस फाउंडेशन में कैसे लैंड हो गया? ये इस सवाल का पहले आप जवाब दें, फिर सुंदस फाउंडेशन पे आता हूँ। जी, मेरा तल्लक एयर डिफेंस ब्रांच से था, एयरफोर्स की, और मैंने 35 इयर्स सर्विस की। उसके बाद 3 साल मैं डायरेक्टर जनरल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। मेरा इत्तफाकन जाना हुआ शादमान में सुंदस फाउंडेशन के सेंटर में, लाहौर में मुन्नू भाई से मुलाकात करने के लिए। और मेरा मकसद था कि मेरे नेटिव टाउन झंग में एक थैलीसीमिया सेंटर बनाया जाए, सुंदस फाउंडेशन वालों। जी, सुंदस फाउंडेशन वालों। लेकिन जब वहाँ जाके मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इतना कर्ब, इतना दर्द उन फैमिलीज़ पे, उन मरीज़ों पे, इस बीमारी की डिटेल का मुझे पता चला। और मेरे मुंह से यकदम निकला कि ये वो लोग हैं जो प्रॉब्ली ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए, और ये उस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं जो इनकी नहीं है। क्योंकि थैलीसीमिया एक मुर्सी इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ है जो माँ बाप से मुंतकिल होती है बच्चों में। तो उस दिन से फिर मुन्नू भाई और यासीन खान प्रेसिडेंट और बाकी जितने भी लोग थे उनके साथ मैंने हैंडशेक किया। और मुन्नू भाई की ख्वाहिश पे इस्लामाबाद में F9 पार्क में 2018 में एक थैलीसीमिया सेंटर बनाया है, और जिसको इंशाल्लाह जून में 5 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह। चलें, इस सवाल से बात करेंगे। स्कॉलर से मेरे ख्याल में एक तकवा के हवाले से हम बात कर लें, क्योंकि हमारी ऑडियंस को जो सारा ने बताया और हमने इंट्रो में आपको बताया, ऑब्वियसली वो तो एक जनरल ऐसी बात है जो हम सबको पता भी होगी, मालूम होगी। लेकिन क्योंकि हमारे साथ मीर इश्तियाक साहब मौजूद हैं जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, इश्तियाक साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, तकवा इस्लाम की रोशनी में और आजकल की दुनिया के हवाले से इसके क्या मफ़हूम है, ज़रा वो समझाइए। सर, मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम तकवा के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को हमेशा किसी से भी हम बात करेंगे तो हमें डिफरेंट वर्जन मिलेगी तकवा की, कि एक डेफिनेशन उसकी इस तरह होती है, फिर इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। तो आपके ख्याल में व्हाट इज़ द बेस्ट, जो सबसे बेहतरीन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग तकवा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। आप दोनों की चीज़ों को मिला लें तो मफ़हूम तो एक ही बनता है कि तकवा का असल शरी या उसका लुग़वी माना क्या है।
और जो आपने पूछा कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्रटेशंस हैं, तो उनमें से जो सही है वो क्या है। यकीनन किसी फ़र्द की ताबीर व तशरीह से कुरान और सुन्नत की यानी नसूस शरइया की जो तफसील है या जो उसके मानी मुतय्यन किए गए हैं वो हर लिहाज से आला व अरफा हैं और वही हकीकी मानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दर्जनों बीसियों आयात में तकवा का मुख्तलिफ़ हवालों से ज़िक्र किया है और इसकी मुख्तलिफ़ जो है ना वो सूरतें ज़िक्र की हैं। अब आप कुरान मजीद का आगाज़ ही करते हैं तो वहाँ पर ही फरमाया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। पहली सर्टिफिकेशन है कुरान मुक़द्दस की कि इसमें किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं और ये हर शक और शुबा से बाला तर है। कुरान पाक की इस सनद के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये जिक्र कर दिया कि इससे इस्तिफ़ादा कौन करेगा। यहाँ से दो चीज़ें हैं, एक तो तकवा की अहमियत का पता चलता है और दूसरा इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि इसके मानी कोई इतने आम नहीं हो सकते कि जिसको जनाब हम हर एक चीज़ पे अप्लाई कर लें और फिर ये समझें कि हर वो बंदा आमिल कुरान है जिसको हमने मुत्तकी करार दिया है। अब कुरान की हिदायत उन लोगों के लिए जो साहिबान तकवा है, हुदल लिल मुत्तकीन। अब यहाँ वैसे तो अल्लाह पाक सारे जहानों का रब है ना, लेकिन कुरान मुक़द्दस से इस्तिफ़ादा, चूँकि वो जो दूसरी आयत है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उसके साथ आप इसको मिला के पढ़ें कि कुरान को पढ़कर लोग कई मरतबा अपनी ख्वाहिश उसके अंदर दाखिल करने की वजह से गुमराह हो जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे हिदायत पा जाते हैं जो अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। तो जो हिदायत पाते हैं बहुत सारे वो वही होते हैं जो तकवा के जेवर से आरास्ता होते हैं, और तकवा के जेवर के हामिल या तकवा वाले लोग जिन्हें हम मुत्तकी कहते हैं वो कौन है? वो कुरान की हिदायत पाते हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़्ज़त नसीब होती है। इसकी फिर फर्दर तशरीह दीगर आयात में, दीगर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में है। एक मोटी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ परहेज़गारी, अल्लाह से डरना, उर्दू में जो तकवा की मुख्तलिफ मानी ज़िक्र किए गए हैं तकरीबन वो सारे इसलिए दुरुस्त हैं कि उन सब का ताल्लुक हदीस मुबारका के मुताबिक जो तकवा की डेफिनेशन है उसके करीब करीब चला जाता है कि हुज़ूर ने फरमाया तकवा यहाँ है, यानी इसका ताल्लुक आपके दिल के अंदर, इसका आपके बातन के साथ है। ज़ाहिर आप नमाज, दस्तार, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनियावी तौर पे वो आप दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं और ये उनको ये बता सकते हैं कि मैं दीनदार या मैं को अल्लाह वाला हूँ, लेकिन जिसका मन नहीं झुका, जिसका दिल नहीं झुका, उसे तकवा की खुशबू भी नसीब नहीं हुई। मोटी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा हया, ऐसा लिहाज, ऐसा खौफ, ऐसा डर, ऐसी कैफियत के जिसमें बंदा ये फील करे कि हाँ मैं अपने रब के सामने हूँ, मैं उससे कोई मेरी चीज पोशीदा नहीं है, यानी अल्लाह का हया, उसका लिहाज और उसका ऐसा खौफ दिल में जागुज़ी हो जाए कि बंदा खुद को उसके कटहरे में फील करे, दैट इज तकवा। सुभान अल्लाह। सर कितनी आपने वैसे ये ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है। ये तो इस तरह हो गया कि आप अवेयर हैं, हर वक्त आपको पता है कि अल्लाह सुभान ताला आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर अकेले भी हैं तो अल्लाह तो है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया ना जी कि इबादत आप नमाज कैसे पढ़ें, पर मैं ऐसे पढ़ें कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ऐसा न कर सको तो इतना तो कम से कम अपना तसव्वुर जमाल हो ना कि वो तुम्हें देख रहा हो, और फिर बंदा फिर आपकी खुद ही सारी चीजें ठीक हो जाती। अच्छा, रमजान शरीफ का महीना है तो बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका तकवे का और रोजे का। यानी आप देखते हैं कि आपके पास शदीद प्यास की सूरत में भी ठंडा पानी, मशरूबात, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप उनके करीब नहीं जाते। किस चीज के ख्याल से? वैसे तो ये होता है ना, बहुत सारी हम सोशल जो बुराइयां हैं वो इसलिए छोड़ देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, यहाँ लोगों का मैटर नहीं है। रोजे के मामले में आप घर में तन्हा हैं, कोई नहीं देख रहा, और आप चाहें तो उस खा पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक तकवा ऐसी चीज है, एक अल्लाह का खौफ, एक अल्लाह के होने का एहसास, अल्लाह की प्रेजेंस का सही यकीन वहां रोजे की हालत में आपको नसीब होता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई आपको मलामत करने वाला नहीं है, इसके बावजूद आप पाबंद रहते हैं उन उसूलों, उन ज़वाबित के जो रोजे का तकाजा है। और यही रोजा इसीलिए फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे हमने फर्ज ही इसीलिए किए, इसका जो अल्टीमेट तुम्हें नसीब होगा और जो इसका महासल है वो ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। सर जबरदस्त, बहुत खूब, थैंक यू, आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तकवा का बयान किया। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम तौक़ी से जाएँ, हमें कराची स्टूडियोज़ जाना है और कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। आज हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान होंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँची होगी। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा एपिलिप्सी के हवाले से, क्योंकि सैटरडे संडेज़ को हमने डेडिकेट किया है, हम एपिलिप्सी पे बात करते हैं, इसकी अवेयरनेस पे बात करते हैं। बच्चों में जो एपिलिप्सी होती है, ऑब्वियसली उसकी वजह से
उनका स्कूल जाना, या बच्चे तो बड़े एक्टिव होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट गेम्स भी खेल रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लमेटिक होता होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए कोई ख़ास हिदायत या ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हो? और सर स्पेशली मेंटली भी, उनके जो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये जो पाकिस्तान में 1% पॉपुलेशन जो है ना वो एपिलेप्सी से मुतासर है। अच्छा, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है कि बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को आम स्कूल में भेजना चाहिए, ये बिल्कुल आम बच्चों की तरह हैं। लेकिन इसमें हमें पेरेंट्स को और टीचर को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और उनको काउंसलिंग करना चाहिए और उनको बच्चों को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। हो सकता है कि बाज़ बच्चे, जैसे मेरी सिस्टर ने पूछा कि वो बच्चे जो होते हैं अपने क्लास के बच्चों के मुकाबले में हो सकता है थोड़े से पीछे हों, तो उस सूरत में भी उन बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आम बच्चे होते हैं। क्योंकि कोई दवाई खाते हैं, एपिलेप्सी की मेडिसिन खाते हैं, हो सकता है थोड़े से वो दूसरे बच्चों से थोड़े से पीछे हों, लेकिन जहनी तौर पे बिल्कुल शातिर होते हैं, बिल्कुल होशियार होते हैं और बिल्कुल आम स्कूल में पढ़ना चाहिए। इनको इनकरेज करना चाहिए कि ये तमाम बच्चे स्कूल जाएं और आम स्कूलों में, लेकिन टीचरों को और क्या नाम पेरेंट्स को उससे काउंसलिंग करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए स्कूल में जाने के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू तौकीर भाई, सारा आज खुशबुएं तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो पूछें आप ज़रा कि क्या आज ये तौकीर भाई आज क्या खिला रहे हैं? पहले तो आप रोज़ा ख़राब करने के लिए सब में एक्सपर्ट हैं, सब के लिए एक्सपर्ट हैं, और सेकेंडली आज आपकी जो डिश है उसका भी काफ़ी लंबा नाम है, तो आप बताएं कि क्या किस तरह बना रहे हैं, रेसिपी क्या है? नाम क्या है? हाँ, नाम बता दो तो सारा अवार्ड है। मैं तो अवॉइड कर रही हूँ आज ज़्यादा कि मैं मिस्टेक ना बनाऊँ। आप बताएं क्या नाम है? चार वर्ड्स हैं, चलें मैं करता हूँ। नहीं नो, चलें बता दें तो। अमृतसरी, करेला, प्याज, मसाला। अमृतसरी हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी जो किक ज़्यादा है हरी मिर्च की। जो हम लोकल बनाते हैं वो थोड़ा सा लेस स्पाइसी है, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर अगर आप जाएं, ट्रैवल करें बिटवीन अमृतसर एंड दिल्ली, तो ये छोटे छोटे ढाबों पे ना ये डिश बड़ी कॉमन है। एक तो आपको पता वो वेजिटेरियन है, हमारी तरह गोश्त कम खाते हैं, तो ये इनकी बड़ी फेवरेट डिश है, लेकिन पाकिस्तान में भी उतनी ही फेवरेट डिश है और मेरी बहुत फेवरेट डिश है। और मैं तौकीर भाई, आपने पिछली दफ़ा ये भी कहा था कि जो करेले और भिंडी है उनकी बहुत फ़वाइद हैं, जब आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो न्यूट्रिशनली करेले तो भिंडी से भी ज़्यादा है। ठीक है, करेले का भिंडी से, लेकिन पकाने डिपेंड आप पकाते कैसे हैं। हम कैसे पकाते हैं कि हमने प्याज लेके उनको साफ़ कर लिया, करने के बाद फिर हमने उनको बीज निकाला, बीज निकालने के बाद हमने छोटे पीसेस में उनको काटा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी दिखा दूं। अच्छा, तौकीर भाई करेला कड़वा भी तो होता है ना? मैं उसी के लिए वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी, जब पकेगा आपको बिल्कुल नहीं कड़वाहट होगी, बल्कि आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी भी इस तरह से हम इसको चॉप करेंगे, चॉप करने के बाद हम इसको पानी में डालेंगे, 10 मिनट के लिए पानी में पड़ा रहे। कुछ लोग होते हैं इसमें सिरका डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, हम कुछ नहीं डालते। रखने के बाद 10 मिनट को बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह से ना प्रेस करके पानी निकाल दें, इनको 10 मिनट के लिए रखें और ये सूख जाए। सूखने के बाद हमने क्या किया कि हमने मक्खन लिया और खालस मक्खन लिया, स्पेशली क्योंकि आप लोगों ने खाना होता है। ये इंग्रेडिएंट्स इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रहे हैं जो चाहिए आपको चीज़ें। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मक्खन में फिर हमने प्याज, वो उसकी क्वांटिटी हमने दी हुई है, प्याज हमने इसमें डाला है, हमने इसमें टमाटर डाला है, हमने एक और चीज़ जो डिफरेंट है हमारी और अमृतसरी, वहाँ पे इसमें लेमन डालते हैं काट के। नहीं, हम नहीं डालते, लेकिन हमने डाला इसमें। तो ये 2 चीज़ें, और तीसरी मैंने बता दिया आपको जो ग्रीन चिली है ना, जब आपने कहा कि वो इस कड़वाहट, वो इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी। जब ये पक के बाहर आएगा, आप इसको खाएंगे रोटी के साथ, नान के साथ, तो साइड इसकी जो इट यूज्ड एज जो है ना, इसको आप जो आपकी तेजाबी नहीं जिस्म में होती है, जो जिन लोगों को होता है, ये उसके लिए बड़ी ना एक्स्ट्रा आपको एक ताकत आपके जिस्म के अंदर। तो इसको पकाने के लिए बड़ा आसान ये करके मसाले हमने आपके दिए हुए हैं, जिसमें हरा मसाला है, जीरा है, धनिया है, इसमें कुछ लोग कसूरी मेथी भी यूज़ करते हैं, और हमने नहीं की क्योंकि हमारा नाम है अमृतसरी, तो वरना हम लोकल अगर बनाते तो हम इसमें मेथी यूज़ करते, हल्दी यूज़ करते हैं, धड़ा मिर्च यूज़ करते हैं इसमें। करने के बाद एंड पे ना हम इसको दही लगाते हैं। दही लगाने के बाद
फिर ये आपके सामने रखेंगे तो आप बताइएगा। सही। तो भाई एक बड़ा फ़ायदा मैं सारा बताता चलूँ कि अगर इनकी बात किसी को समझ आए या ना आए, इनके एक्सप्रेशन इतने एक्सप्रेसिव है ना, आपने कभी नोट किया कि यू नो लाइक उससे उलझन और फिर उसको अपनी आंखों से वो बता देते हैं। मैंने ये फारूक से सीखा है शो में। ये जर्नी पूरी लेके चलते हैं। मैंने नोट किया तो वर्ड्स की कोई अहमियत ही नहीं रहती ना, मतलब बंदा वैसे ही समझ जाता है कि इसमें क्या कैफियत होगी। अच्छा, और हर डिश में ना तौकीद भाई टच है बिल्कुल। कि कोई ना कोई इसमें डिफरेंस है जो कि आपको नॉर्मली मिलेगा। तो ये फ़ायदा है रमज़ान ट्रांसमिशन को देखने का। जी हाँ बिल्कुल। तौकीर भाई वापस आएंगे आपके पास जब डिश बन जाएगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि एयर वाइज मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आफ्ताब, आपसे अब जानना चाहूँगा सुंदस फाउंडेशन के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुंदस फाउंडेशन को मुन्नू भाई या और जो आर्टिस्ट हैं, सोहेल अहमद साहब हैं, वो बड़ा प्रमोट करते हैं इसको, अजीज़ी जो हमारे दोस्त हैं, और इसके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सुंदस फाउंडेशन कब बनी, इसके क्या मकासद थे, किसने बनाई और अब ये किस स्टेज पे है? मैं चाहूँगा कि पहले वो बयान करें। सुंदस फाउंडेशन जी 27 रमज़ान 1998, सो 25वीं सालगिरह हम मनाएंगे इंशाअल्लाह 27 को। 25 साल हो गए हैं इंसानियत की खिदमत करते हुए। मुन्नू भाई की इसमें बहुत ग्रां खिदमात हैं, जैसे कि आपने ज़िक्र किया है। इसके अलावा सुहेल वड़ैच हैं हमारे डायरेक्टर, खालिद अब्बास डार हैं, प्रेसिडेंट यासीन खान साहब हैं, और मॉरल सपोर्ट है हमारी हसन निसार साहब की भी। तो इन सब ने मिल के, जैसे वो क्या जी, मैं अकेला चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मकासद जो थे, इसका सबसे बड़ा मकसद था कि जब सुंदस फाउंडेशन बनी थी तो उस वक्त तक थैलीसीमिया के बच्चे 5 साल की उम्र में मर जाते थे इलाज ना होने की वजह से, और जो इलाज मुयसर था वो कमर्शियल बेसिस पे था। तो ये सुंदस फाउंडेशन का खासा है कि फ्री ऑफ कास्ट इलाज का बुनियाद जो है वो सुंदस फाउंडेशन ने रखी है, टोटली फ्री। अच्छा, थैलेसीमिया भी बता देंगे, थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक और फेटल बीमारी है, जानलेवा, जो वालदैन से मुंतकिल होती है बच्चों में। अगर दोनों वालदैन कैरियर हैं इस डिजीज़ के, 90% लोगों को पता नहीं होता कि वो कैरियर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवाते। इसका एक छोटा सा टेस्ट है, अगर वो करवा लिया जाए और आपको पता चल जाए तो रिकमेंडेशन यही है कि 2 कैरियर आपस में शादी ना करें, क्योंकि वो थैलीसीमिया मेजर बेबी को जन्म दे सकते हैं। ठीक है सर, आपने जी बात कंप्लीट। हाँ बताएं। इससे जो जीन्स मुंतकिल होती हैं हीमोग्लोबिन बनाने की, वो या तो म्यूटेड जीन्स होती हैं या एबनॉर्मल जीन्स होती हैं। सो एज अ रिज़ल्ट मेल का होमोग्लोबिन 14 होता है, फीमेल का 13 होता है। इन बच्चों का होमोग्लोबिन 5 और 6 के करीब होता है, 4, 5, 6 के करीब। और इनको जब वो हमारे पास एक दफ़ा आते हैं तो हम ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, तो वो 10 तक हम इनको पहुंचा देते हैं एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। पर चूंकि इनके रेड सेल्स वीक होते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस 10 वाली फिगर को सस्टेन नहीं कर पाते। और विद द पैसेज ऑफ एज और वेट के साथ साथ ये जो दौरानिया है खून लगने का, ये कम होना शुरू हो जाता है। शुरू में 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, और हमारे पास मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 4 दफ़ा आ रहे हैं महीने के अंदर। और अगर खुदा न खास्ता खून ना लगे तो उनके लिए ये डेथ है, ऑलमोस्ट फेटल है, बिकॉज इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। ऑक्सीजन वो ऑर्गन प्रोटीन है जो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करती है, सारे ऑर्गन्स को। तो जब ऑक्सीजन पूरी नहीं होती तो इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं, तो ये भागते हैं फिर अस्पतालों की तरफ। तो तीसरा खासा जो सुंदर फाउंडेशन का था कि पहले ब्लड बगैर स्क्रीन लगाया जाता था, उसकी वजह से थैलीसीमिया तो बच्चों को होता ही था, उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी चली जाती थी जो खून के जरिए मुंतकिल हो सकती हैं, जिनमें एड्स है, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस और मलेरिया। ये सुंदर फाउंडेशन का खासा है कि उन्होंने सेफ ब्लड और स्क्रीन ब्लड देना शुरू किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी कि पहले हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 99% ब्लड डोनेशन जो है वो या तो फैमिली रिप्लेसमेंट है या प्रोफेशनल डोनर्स हैं जो अस्पतालों के सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसा। और 1 से 2% वॉलंटरीली डोनेशन है।
सुंदर्स फाउंडेशन में माशाल्लाह 70 to 80% वॉलंटरीली डोनेशन है। लोगों ने अवेयरनेस आ गई है, उन्होंने ट्रस्ट है, उन्होंने वॉलंटरीली ये देना शुरू कर दिया है खून। और आपकी इतला के लिए कि सुंदर फाउंडेशन हर साल 30,000 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स जिसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों को देती है। तो ना सिर्फ थैलेसीमिया, हीमोफीलिया का हम इलाज कर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली हम कैंसर, डेंगू और बाकी बीमारियों में भी हम ब्लड बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, ब्लड बैंक जी। सर, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली द फाउंडेशन इटसेल्फ वो काम भी बहुत कर रही है, लेकिन एक बहुत मेजर पार्ट होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस। और आज आप इसीलिए आप टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, यू टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेड, राइट, जेनेटिक, इट्स अ जेनेटिक डिजीज़, और टू पीपल शुड नॉट गेट मैरिड। लेकिन फिर हम बात, जैसे आपने थैलेसीमिया मेजर की बात की थी कि वो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो हम एक और वर्ड सुनते हैं थैलेसीमिया माइनर। तो थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर में क्या फ़र्क है? जो थैलेसीमिया माइनर है उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, वो कैरियर होते हैं इस डिजीज़ के। ठीक है। अगर दो थैलेसीमिया माइनर्स ओब्लीक कैरियर्स, उन्हीं को कैरियर कहा जाता है, अगर वो शादी करते हैं तो 25% चांस है थैलेसीमिया मेजर बेबी आने का, 25% चांस है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, और 50% चांस है कि कैरियर या माइनर आए। सही। लेकिन मेरे पास सुंदर फाउंडेशन में ऐसे बच्चे, फैमिलीज भी हैं जिनमें तीनों के तीनों बच्चे मेजर आए। ओके। 25% वाला फार्मूला तीनों दफा लग गया। सर, इस पे मजीद बात करेंगे। ये भी पूछेंगे आपसे कि क्या ये बीमारी एक्वायर भी की जा सकती है या सिर्फ ये मरूसी होती है। लेकिन इस वक्त हमें कराची स्टूडियोज़ में जाना है। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अयूब है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एपिलिप्सी के हवाले से, जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि एक हर हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड जो डिजीज़ को केटर करते हैं, तो एपिलिप्सी के हवाले से आई बिलीव सिर्फ कराची में शायद हॉस्पिटल है। क्या आप लोग और एरियाज़ में भी ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली अदरवाइज़? ये असल में ये जो हमारा इदारा है, इसका नाम है नेशनल एपिलेप्सी सेंटर। ये एक जिला अस्पताल की प्रेमिसेस में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से फाउंड किया है और इसको बनाया गया है। और इसको हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम मरहूम प्रोफेसर हसन अजीज़ साहब की सरगर्दी में, इसकी असल में और कोई मतलब ऐसी ब्रांच तो नहीं, लेकिन हम इसको हमारी ऑनलाइन जो है हमारी ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन हम लोगों को कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पाकिस्तान के से, तो हमसे रुजू करें, तो हम उनको गाइड करते हैं और उनको लोकेट करते हैं आप करीब तरीन किस जगह जाके इस मर्ज़ के मुतालिक मालूमात या इलाज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इदारा है वो सिर्फ कराची में ही है, और ये पूरा एक एपिलेप्सी का सेंटर है जिसमें एक छत के नीचे हम सिर्फ ये नहीं कि इलाज और ट्रीटमेंट देते हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान में लोग एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम इनको जो है काउंसलिंग और अवेयरनेस और ये सब प्रोवाइड करते हैं, और हम मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइक लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमने पहले कैंप्स किया करते थे, लोगों को अवेयरनेस दिया करते थे। तो इसी हवाले से लेकिन हम ऑनलाइन जो है तमाम लोग को कहते हैं आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की इस मिर्गी से मुतालिक कोई मालूमात लेनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो यार मोस्ट वेलकम, तो हम उनको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा इदारा जो है जो जिला अस्पताल में वाक़ है, नेशनल एपिलेप्सी सेंटर, एक NGO जो कि जिला अस्पताल की प्रेमिसेस में। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और एपिलेप्सी अवेयरनेस के हवाले से सारा एक डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई है हमारे पास, तो हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, वो भी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखें। मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है। मुझे मिर्गी है तो क्या होगा, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे से ज्यादा काम ले रहा है। इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मरज जिन, भूत, काला जादू या गायबान असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं।
कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। जी सारा, और प्रोफेसर इश्तियाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रोफेसर साहब आखिरी अशरा चल रहा है, जहन्नम की आग से बचने के लिए दुआ हम कर सकते हैं और ऑब्वियसली अल्लाह ताला के दरवाज़े खुले में, ताक रातें भी इस अशरे में हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अशरे। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डालें कि आखिरी अशरे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह से उनके ये अयाम आखिरी अशरा कैसे गुजरता था, और ताक रातों की अहमियत के हवाले से ज़रा थोड़ी सी उसकी इम्पोर्टेंस पे। जी फारूक भाई ज़रूर, मैं एक जुमला जो पिछला हमारा था ना तकवा वाला, उसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपके सवालात से एक तजस्सुस निकलता है, नाजरीन के अंदर भी वो आता है कि भाई तकवा की किस भला का नाम है, कैसे हासिल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें, रोज़े का हमने जिक्र किया, तो आपका जो सवाल है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी अशरा कैसे गुजरता था, इसको हम जोड़ लेते हैं इसके साथ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात आलिया एक बहुत ही मुस्तनद सोर्स है तकवा के उसूल का। उसके लिए अब सूरह हुजरात का पहला रुकू सिर्फ पढ़ लीजिए। हुजूर के आदाब जिक्र करने के बाद वहाँ फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। एक तरफ जिहाद, हज, रोज़ा, ज़कात, बड़ी मुश्किल मुजाहिदे से गुजर के तकवा मिलता है, तो दूसरी तरफ फरमाया जो हुज़ूर नबी रहमत की मोहब्बत, इश्क व अदब अपने दिलों में बिठा लें और अपना आप उसके सामने सरेंडर कर दें, उनके दिलों को अल्लाह तकवा के लिए खुद चुन लेता है। एक तरफ तकवा के लिए आपको तगदो करनी पड़ती है और दूसरी तरफ तकवा आपका मुंतज़िर हो जाता है जब आप हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफादार और मोहब्बत और अदब में आप भर जाते हैं। अब रह गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, ये भी आपकी मोहब्बत की ही अलामत है कि जानना कि इस मौके पे हुज़ूर कैसे रिएक्ट करते थे या आपका अमल मुबारक क्या होता था, ये इस मौके पे क्या। तो आखिरी अशरा आपकी अज़वाज मुतहरात ने आपके रमज़ान की कैफियत को भी बयान किया है। फिर फरमाते कि आखिरी जब अशरा आता तो हुज़ूर बिल्कुल कमर बस्ता हो जाते, अपना कमर बंद और कस लेते। और वैसे भी आप आखिरी अशरा हमेशा से बुखारी मुस्लिम दीगर किताबों में आपको रिवायात मुख्तलिफ मिल जाएंगी कि आप एतिकाफ़ में होते थे। और एतिकाफ़ का एक बड़ा जो सबब और काज है वो ये था, इसका जो वजह तस्मिया कि भाई ताक रातों में से लैलतुल कद्र को तलाश करना। सही। अब जो एतिकाफ़ में होता है तो वो चूंकि रातों को जागता है, दिन को इबादत करता है, तो एक ना एक रात तो डेफिनेटली वो लैलतुल कद्र की होगी ना, जो हदीस पाक में फरमाया कि आखिरी ताक रातों में इसको तलाश करो। और हमारे यहाँ एक बाज़ चीज़ें ट्रेडिशनली मशहूर हो जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ 27वीं के ऊपर कोई इतना ज़्यादा हमारा कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि शायद ये बिल्ला है, शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे, आपके मेहमान भी, और ये यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर एक चीज़ को जिक्र किया और हदीस के रेफरेंस से जिक्र किया है कि कौन सी आसमानी किताब किस तारीख को नाज़िल हुई। उन्होंने ये साबित किया है कि तकरीबन कमोबेश तमाम आसमानी किताबें रमज़ान में नाजिल हुई। उसमें एक रिवायत मिलती है कि फरमाया तौरात फलां तारीख को नाज़िल हुई और रमज़ान 25वीं शब को नाज़िल हुई, यानी ये शब अभी गुजरी है सर। तो एक तो ये चीज़ है कि ये 25वीं 27वीं या 27वीं का जो कंफ्यूजन है, ये ट्रेवल करती रहती है। अब इसमें करना क्या चाहिए, हुजूर क्या करते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम की तो सारी ज़िंदगी ताअत व बंदगी और अल्लाह की हुजूर रोने धोने में रातें गुजरती थी, हत्ता कि ये रमज़ान की बात नहीं है।
आम दिनों की बात है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने इतना लंबा तवील सजदा आपका देख के मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप इतना क्यों रोते हैं? तो मैं आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर आम दिनों में आपके खड़े होने का आलम यह है फारूक साहब के अल्लाह पाक आयत नाजिल करके फरमाता है मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशका, हमने तुम पे कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू अपने आप को मुशक्कत में डाल दे। कुमिल लैला इल्ला कलीला, अपने क़याम को कम कर, तेरे पाँव सूज जाते हैं, हमें ये गवारा नहीं है। तो उस नबी रहमत की रमज़ान की इबादतों और फिर ख़ास अताक रातों की इबादतों का आलम क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। आपने इरशाद फरमाया मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल, फरमाया जिसने रमज़ान की लैलतुल क़द्र में, अब वो 21, 23, 25 हम गुजार चुके हैं, हमारे पास बची हैं 2, 27 और 29, इनमें से भी मुमकिन है कोई एक रात लैलतुल क़द्र हो। तो हुज़ूर ने फरमाया जो इस रात में ईमान सवाब की नीयत और अल्लाह के हया और इखलास के साथ जिसने 2 रकत भी पढ़ ली और क़याम में आ जाएगा ना, जिसने 2 रकतें भी पढ़ी लिल्लाहियत के तहत लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात पेश नज़र रहे, नेशनल टेलीविजन चैनल है, कहीं यहाँ से कोई बात ये ना ले जाए कि मैं ठीक है मैं अगली सारी रातें जागूंगा और अगले साल के लिए नया अकाउंट खुलवा लूंगा। ऐसा नहीं है, ये वो वाले गुनाह माफ़ होंगे। उमूमन तो कहा जाता है जो सगीरा हो। दूसरा ये है कि कम अज़ कम वो गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ हो, कतहन इसका हुकूकुल इबाद वाले गुनाह आप कहें कि यहाँ माफ़ हो जाते हैं, उसके लिए बड़ा अहम मामला है। और हम सबको सोचना चाहिए कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक के मामले में की गई वायलेशन, जब तक वो बंदा खुद ना माफ करे तब तक अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। अपने तो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह तो माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम है। जी जी दस्तूर, लेकिन इंसान से जो है ना अपने मामलात दुरुस्त रखने, क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इंसानों के हुकूक के मामले में इस खूबसूरत मौके पे मैं ये अर्ज करूं, इंसानों के हुकूक सभी के अहम है, किसी के भी हुकूक नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे। सबसे अहम हुकूक वालिदैन के हैं। बसा औकात हम भाग भाग के मस्जिदों को जा रहे होते हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे बैठने, हमारे मीठे बोल को तरस रहे होते हैं, रातों की 1000 शब्बेदारियां एक तरफ, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक जो है ना वो एक पलड़े में डालें तो वो भारी होगा। हमें अपने घर में, हुजूर ने फरमाया रब की रजा बाप की रजा में है और माँ के तो पाँव में जन्नत है। लिहाजा जो जन्नत घर में पड़ी है और जन्नत का सामान पड़ा है, कामयाबी फलाह दारैन का, उसे पहले उसकी कदर कर लें और उसके साथ अपना ताल्लुक बना लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बहुत शुक्रिया आयशा भाई। सारा मेरे ख्याल में तौकीर भाई की डिश तैयार हो गई है, तो तुम यू वांट टू गो एंड सी योरसेल्फ के क्या इन्होंने आज ये अमृतसर के साथ क्या किया। आज की डिश और सारा के कलर्स मैच कर रहे हैं। डिश और कलर बिल्कुल। और वैसे तौकीर भाई आपकी डिशेस के हमेशा काफी वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, तो अब बताएं जो लोग वेजिटेरियन है ना, प्योर वेजिटेरियन, दिस परफेक्ट डिश। हर वो चीज जो उनके टेस्ट बर्ड्स के लिए चाहिए ना, हमने उसमें शामिल की है। आप इफ्तार के बाद जरूर कल को ना बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि इसमें ऑनेस्टली जब मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था, वो कहते हैं ना पंजाबी हम कहते हैं बड़ा मजा आ रहा सी। अभी तक जितनी आपने डिशेस बनाई किसी का फीडबैक दिया सारा ने आपको? हाँ, सबको बहुत अच्छा दिया। और मेरी फेवरेट भी जरा चाइनीज वाली, आपने 8 दिए थे, इन्होंने 10 out of 10। अच्छा ठीक है, देखा बड़े दिल के हैं। आई लाइक देसी बट आई रियली एंजॉय चाइनीज। हाँ वो भी हमने बना जी बिल्कुल जो आपने बनाई थी। लेकिन ये कि ये ऑनेस्टली आप ना इसको एंजॉय करेंगे, सच अ ब्यूटीफुल डिश, इतनी अच्छी मजेदार। आज तो हमने खास इसको रेसिपी रिपीट कर दें, एक दफा फिर रिपीट कर दें। जी जी, मैं जैसे हमने कहा था कि आपको हमने प्याज लिए अच्छे, और उसको जैसे हमने कहा कि उनको साफ करना है, पानी में रखना है, फिर आपने पानी से निचोड़ना है, बाहर निकालना है, फिर उनको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपने इनको मक्खन में जो है ना आपने इनको सौते करना है, या जैसे फारूक कहते हैं वो भूनना है इनको, सॉरी थैंक यू। और उसके बाद फिर जो है ना हमने मसाले आपको बताए हैं, वो जो 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा इसमें डाली हैं वो आप देख लेंगे। जैसे ये देख रहे हैं, ये लेमन नज़र आ रहे हैं और बड़ी मिर्च भी इसमें नजर, एक मैंने ऐसी इसकी खूबसूरती लगाई। तौकीर भाई आपने जो लेमन है वो बिल्कुल काट के उनको पूरा काट करके स्लाइस करके उसके अंदर डाला है। स्लाइस लेमन डाला है। जी जी ठीक है। और वो खुद पकता है फिर इसके अंदर। और आपने एक और चीज की थी, भिंडी के साथ आपने उसको क्रिस्पी रखा था, ये भी थोड़ा सा आप क्रिस्पी पसंद करेंगे या नहीं? ये दांते नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मुश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें वैसे नजर भी आ रहा है अगर हम डिश को देखें कि ये मुश्त आपने प्याज आ रहा नजर, टमाटर नजर आ रहा है आपको लेमन नजर आ रहा है, आपको काली हरी मिर्च नजर आ रही है, फिर हमने धनिया इसके ऊपर डाला है, खुशबू आप देख लें, सूखे धनिया की खुशबू है, ये सारी
बिल्कुल आ तो रही है, हाँ, खुशबू अगर बहुत आ आप रही है, इसको ठीक। जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और घरों में भी ना ठीक जो है। लोग पकाते हैं, जो वेरिएशन हमने दी है ना, वो इस पे जरा थोड़ा करके, अगर खवातीन जो घर में बनाने वाली हैं तो और इस ये रेसिपी को फॉलो इंग्रेडिएंट्स जो हैं दोबारा स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं। इस डिश Visible को है। बनाने के लिए जो जो आपको अज्जा चाहिए वो इस वक्त स्क्रीन पे लिखे हुए आ और रहे अगर हैं इसके quantity साथ आप जो है ना फारूक रुमाली रोटी, जी जी, रुमाल में डाल के रोटी या रुमाली रोटी, अच्छा रुमाली, जिसे हम तवे की रोटी बोलते हैं, पतली पतली जी। चपाती टाइप, चपाती पतले वाली, और उसके अंदर आप डाल के इसको, तो उसकी वो बना के, पंजाबी में कहते हैं बुरकी, वो बना के तो आप लेंगे तो आपको ये शौरमा से ज़्यादा मज़ा इसका आएगा। मुझे ऑनेस्टली पकाते हुए भी इतना मज़ा जितना मुझे बताते हुए मज़ा आ रहा है। सही है। चलें, ठीक है, आप thank ये जो है ना, आप कोशिश करनी है अगली दफ़ा से डिश इनकी अफ्तारी से 2 मिनट पहले ये तैयार करें। जिस तरह के बिल्डअप कर देते हैं उसके बाद फिर आधा घंटा गुजारना मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने आज की डिश ये शेयर की। और करेले का मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, वरना थोड़े कड़वे होते हैं, उसका बना के खिलाऊंगा, क्लियर किया, ज़बरदस्त। सर आफ्ताब, आपसे एक सवाल, इससे पहले हमने ब्रेक अच्छा चलें, ब्रेक के बाद आके आपसे पूछेंगे कि ये डिजीज़ एक्वायर भी हो सकती है या ये मरूसी ही है, विरासत में ही मिलती है। ख़वातीन आज़ाद, एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आपने जाना कहीं नहीं, आज सुंदस फाउंडेशन के बारे से हम बात कर रहे हैं। और सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो यकीनन पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है। हम सब ने दिल खोल के इसकी मदद करनी है। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक हसन, और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब। सर, आपसे मेरे 3-4 बस प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक हम सब के दिमागों में भी आते हैं। पहला सवाल लैलतुल क़द्र के बारे में है, और वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में अगर रात का वक्त है तो अमेरिका में इट्स गोइंग टू बी मॉर्निंग, तो वो लैलतुल क़द्र किस वक्त किस तरह हो सकता है कि वो एक ही वक्त के ऊपर हो? और दूसरा सवाल मेरा है फास्टिंग के रोज़े के हवाले से जी, और वो ये है कि अगर आप ब्लड देते हैं, खून देते हैं, या अगर वॉमिट कर देते हैं ब्रश करने से, इन छोटी छोटी चीज़ों से, या इवन बड़े लाइक इंजेक्शन लगाने से, क्या ये रोज़ा टूट जाता है? और अगर आपका रोज़ा टूट जाता है आप तो क्या पेनल्टी होनी चाहिए, कफ़ारा क्या होगा? या देखिए, पहली जो चीज़ आपने पूछी ना, वो तो है उसका ताल्लुक मताले के साथ है कि आपने पूछा कि यहाँ वक्त और है और अमेरिका या दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में कोई वक्त और हो सकता है, और वक्त तो और होना एक अलग बात है। समटाइम जैसे होता है हमारा अब 26वां रोज़ा होता है और उनका 27वां हो रहा होता है, तो पूरा एक 24 घंटे का फ़र्क, 20 घंटों से हट के पूरा दिन रात का फ़र्क आ जाता है। उसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रोज़े के मुतालिक जो वाज़े शरई अहकाम है वो हमारा चांद के साथ, रोयत के साथ ताल्लुक है। हुज़ूर ने फरमाया चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर इफ्तार कर लो। अब हमारा जो लैलतुल क़द्र का हिसाब होगा या हमारे बाकी चीज़ों का, यानी जुम्मतुल विदा का रोज़े 30-29 होने की सूरत में, जैसे इस दफ़ा एक बिल्कुल एंड पे जाके जुम्मा आ रहा है, अगर हमारे 30 रोज़े होते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तो हमें एक जुम्मा और मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वो रमज़ान में काउंट हुआ, बाद में जाना, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक आपकी चांद की रोयत के साथ है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान ने भी इसको एक अहमियत दी हुई है और एक मुस्तकिल एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है चांद के सिर्फ देखने की गरज, रोयत हिलाल, जी रोयत हिलाल, वो इसीलिए बना हुआ है कि ये बहुत नाजुक मसला है, इसके ऊपर इन्हिसार है आपकी पूरे रमज़ान की बातों का और पूरे साल की बातों का। अब आ जाते हैं कि जी क्या 2 लैलतुल क़द्र है या एक ही लैलतुल क़द्र आज है, दूसरों की कल, या एक की 10 घंटे बाद शुरू हो रही है? इस बड़ा सादा है, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं कि उसने एक ही ऐसी रात रखी हुई है जिसने पूरी ज़मीन को उसी में किफ़ायत करना है। लैलतुल क़द्र हर इंसान के लिए साल में एक रखी हुई है। अब किसको वो कब देता है? वैसे भी तो ये रोटेट होती है ना पूरे साल में, ये भी एक रिवायत है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे में भी रोटेट होती है, कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 27वीं, 29वीं, और कभी कभी ये पूरे साल में भी ट्रेवल कर सकती है। तो बहरहाल दुनिया के लिए, हमारे लिए खैर की रात शायद आज है और कल किसी दूसरे दुनिया के खित्ते के लिए कल हो, इसमें यही फतवा है और यही राय है हतमी। जैसे कि हम जोहर जब
वक्त खत्म कर चुके होते हैं जोहर का, तो वो जोहर का वक्त शुरू कर होता है वहाँ पर। तो इस चीज को मान लेना चाहिए हमें, और न ही हमारे अवाम में से लोगों को इस बात पे इसरार करना चाहिए कि नहीं हम तो हरमैन के साथ रोजा करेंगे। अगर तुम रोजा उनके साथ करोगे तो फिर सेहरी और अफ्तार भी उन्हीं के साथ करो ना, उनके औकात तो और प्रोफेसर साहब, इस्लाम तो बड़ा मॉडरेट रिलीजन है, ये तो इंसान की सहूलत के लिए बनाया गया है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी आप कैसे गुजारें हैं, जो इसके डिसिप्लिन हैं, इसको इतना ज़्यादा थ्रेड बेयर और उसको वो मसला बना लेना, वो जिस तरह के आपने कहा, ये हमारी अना का मसला है फारूक भाई कि हम लोगों ने अपनी मर्जी को अपने धौंस के साथ इस्लाम में दाखिल कर लिया। हुजूर ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरियां दो, उनको मुतनफ्फिर ना करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, आप दुनिया के किसी दस्तूर, किसी कानून, किसी मजहब के अंदर वो लचक और वो फ्लेक्सिबिलिटी निस्फ भी नहीं देखेंगे जो इस्लाम ने अता की है। हमने इसको इतना रिजिड बना दिया हुआ है, और वो जिस तरीके से आप पढ़ते हैं ना तारीख में, जिस तरीके से कलीसा और पोप की एक थी मोनोपली, तो समटाइम्स एहसास होने लगता है कि शायद कुछ इंटरप्रेटर्स ने या कुछ बताने वालों ने ऐसी मोनोपली दीन के ऊपर खुदा न खास्ता बनाने की कोशिश की या कर रहे हैं। बहरहाल दीन के अंदर वुसअत है जी मुकल्लफ के लिए। जैसे जो आपके अगले सवाल थे, एक है आपका हुक्म तकलीफी जिसके मुताबिक आपने अमल करना होता है, एक है मुकल्लफ जिसको हुक्म दिया जा रहा है कि तू नमाज पढ़। नमाज जो है ये हुक्म है, और जो जिसको दिया जा रहा है नमाज पढ़ने का वो बंदा मुकल्लफ है। शरीयत मुकल्लफ को प्रायोरिटी देता है हुक्म पर, शरीयत मुकल्लफ को तरजीह देता है कि बंदा होगा तो अमल भी होगा ना, खड़ा होकर पढ़ सकता है तो खड़ा होकर पढ़े। हुक्म चेंज हो गया, अगर आपकी कंडीशन चेंज हो गई, आपने बीमारी कमजोरी फील की, कहा बैठ के पढ़ लो। इसी तरह रोजे में है कि रोजे के अंदर आप सही है, सेहतमंद है तो रोजा रखिए। वो जो मतलब है फीड कराने वाली माँ है या प्रेगनेंसी है या कोई बुढ़ापा है या इस तरह की चीजें हैं तो उसमें अफ्तार की इजाजत है। मतलब जैसे टीका लगाने से, इंजेक्शन लगवाने से, अगर आप बीमार हैं, टूथब्रश करने से, छोटे छोटे जो मसले इनके हवाले से सर इसमें यह है कि वो मखसूस जगह, नाक, कान और आपका मुंह, ये जो जगह हैं जहां से खाया पिया जा सकता है या ग़िज़ा ली जा सकती है, इन चीजों से अगर कोई चीज आपके मैदे की तरफ जाती है जो बिल्कुल सादा और टू द पॉइंट फतवा है, तो उसको उन्होंने फरमाया कि ये रोजा तोड़ने का सबब है। बाकी जो मसामों के जरिए या आपकी वेन्स के जरिए जा रहा है, उसमें दो चीजें हैं। अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए कि आप बहुत ज्यादा कमजोरी फील करें और आपकी इबादत में भी खलल वाक़ई हो सकता है, तो आप इंजेक्शन, ड्रिप, इवन देन आप ब्लड लगवा भी सकते हैं। ब्लड देना तो दूसरी बात है ना, वो तो निकल रहा है कुछ समथिंग, वो इंजेक्ट नहीं हो रहा, वो आपके जिस्म से निकल रहा है। तो खून देने या खून लगवाने से या इवन ड्रिप लगवाने से, लेकिन फरमाया कि खून देने वाला भी इतना कमजोर ना हो जाए कि बाकी इबादत से वो जो है ना वो गाफिल हो जाए, उसके कमी आ जाए। और ऐसे ही ड्रिप वगैरह या इंजेक्शन लगवाना ये एनर्जी के लिए सिर्फ ना लगवाए, किसी डिजीज या किसी बीमारी को वो करने के लिए तो मजबूरी हो तो जी मजबूरी है, उधर है तो वो जायज है, उससे रोजा नहीं टूटता। जिन चीजों से आपने पूछा टूट जाता है तो कफारा क्या है, तो कफारा पुराने वक्तों में तो वो गुलामी का दौर तो अब रहा नहीं कि गुलाम आजाद करने वाला, पीछे ऑप्शन बचते हैं जी 2 माह के कंटिन्यूसली रोजे रखे जो कफारा, और दूसरा यह है कि अगर 2 माह के रोजे नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाए। ठीक है, अब ये कब होता है, हर टूटने के ऊपर नहीं, जिस रोजा तोड़ने के अंदर आप किसी तोड़ने वाले की बैड इंटेंशन शामिल है और उसकी वायलेशन का उनसर पाया जाएगा, वो कफारा देगा। जिससे गलती से टूटा वो सिर्फ रोजे के बदले में रोजा रखेगा। अमाल का दारोमदार नियतों पर। मसलन एक छोटी सी मिसाल, मसलन ये कि मैं खाना भूल के खा रहा था, मैंने पेट भर के भी खा लिया तो रोजा नहीं टूटा, लेकिन मैंने खाना खाने के बाद ये सोचा नहीं यार, आखिरी लुकमा मुंह में था और मैंने उसे थूका नहीं और ये समझ के निगल लिया कि पूरी प्लेट खा चुका हूं तो अब कहां रोजा बचा होगा, ये जो मैंने खुद से सोच लिया ना, ये मेरी गलती है। तो जो मैंने गलती की उसके बदले में रोजा है, जो मैंने ताद्दी की, खुदा न खास्ता कि जानबूझ के किसी चीज को का मैं मुर्तकिब हुआ तो उसके लिए कफारा भी है और रोजे के बदले में रोजा भी है। सही मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से आपने ये बताया। डॉक्टर मोहम्मद अयूब कराची से हमारे साथ मौजूदा न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अयूब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एपिलेप्सी की डिज़ीज़ अगर किसी को है, बचपन से है या बड़े होके है, तो क्या इससे रिलेटेड कोई और डिजीज़ भी हैं जो सब्सिक्वेंटली इस एपिलेप्सी की वजह से उस इंसान को हो जाए, एज ए रिज़ल्ट या रिजल्टेंटली कोई और डिजीज़ भी वो एक्वायर कर सकता है? जी हाँ, असल में देखा गया है जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनमें अमूमन बहुत सारी जो
बीमारियां पाई जाती हैं उनके अंदर, उनमें से जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है नफ्सियात, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, ऑटिज़म और यानी ADHD, इसके साथ साथ हड्डियों की तोड़ फोड़, फ्रैक्चर, क्योंकि वो दवाइयाँ खाते हैं तो उसकी वजह से दवाई हड्डियों की नशोनों में कमी पैदा हो जाती है, तो उसको चांसेस होते हैं कि उसका फ्रैक्चर होने के। तो इसी तरह माइग्रेन और इस तरह और थोड़ी सी और कुछ बीमारियाँ भी हैं जो कि मिर्गी के मरीज़ों में पाई जाती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी और उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, ये भी मिर्गी के मरीज़ों में अमूमन पाई जाती हैं, ठीक है ना? जी हाँ। तो इसके अलावा जो मिर्गी की वजह से जो बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जैसे कि मोटापा होना, हेयरों का गिरना, वो सब दवाई के असरात हैं। लेकिन जो आपने बीमारी का पूछा, ये मैंने आपको बताई बीमारी, अमूमन ये बीमारी है बहुत ज़्यादा। सही। और ये विरासत में ही कैरी फॉरवर्ड होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को एपिलेप्सी का इशू है तो यकीनन ये बच्चे में भी आएगा, मोर और लेस। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अब ये फैमिली में पाया जाता है, बहन भाइयों में भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन को हो तो बच्चों को होगा। अगर किसी एक बच्चे को तो उसकी जब शादी उसकी बच्चे हो, हमारे पास तकरीबन यानी हमारे सेंटर में 11,000 पेशेंट रजिस्टर्ड है और उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में जो ख़वातीन हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हुए, लेकिन उनके ना पेरेंट्स को थी ना उनके उसकी थी, उनके बच्चे एपिलेप्टिक पैदा हुए या उनके वो ख़ुद एपिलेप्टिक थी, उनके बच्चे नॉर्मल हुए। तो ये ज़रूरी नहीं है, फैमिलियल भी होता है, लेकिन ये मौरसी बीमारी नहीं है एपिलेप्सी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर आफ्ताब, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो मुझे ये बताएं कि इसकी फ़ंडिंग जो है सुंदस फाउंडेशन की, क्या आप के डोनर्स या चैरिटी के थ्रू होती है, ज़कात लोग दे सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी आपको फंडिंग की सूरत में मिलती है? दूसरे 2 बेसिक सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछे थे, क्या ये थैलेसीमिया जो है ये एक्वायर भी कर सकते हैं या सिर्फ विरासत से ही आपको मिलती है, और इसका कोई इलाज भी है, ये हीमोफीलिया का, या इसका कोई इलाज भी है, ट्रीटमेंट भी है एक्चुअली? सर, इसकी विरासत से मिलती है, पैदाइश के बाद नहीं होती, नहीं हो जिसको मेडिकल टर्म्स में ऑफस्प्रिंग कहते हैं, कि ये माँ बाप की तरफ से मुंतकिल होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जीन्स जो HB बनाती हैं वो दोनों म्यूटेड जीन्स हों और दोनों पेरेंट्स कैरियर हो, तो ये थैलेसीमिया मेजर को वो पैदा कर सकते हैं। ठीक, और इसका टेस्ट है, आपने कहा कि इसका टेस्ट है, शादी से पहले अगर करवा लिया जाए, और अगर एक कैरियर है और दूसरा नॉर्मल है तो फिर एट बेस्ट कैरियर आ सकता है, थैलेसीमिया मेजर नहीं आ सकता। ठीक, सही, नंबर 1। और दूसरी चीज़ सर मुझे ये बताइए कि इसका इलाज ये ऑन गोइंग है फॉर लाइफ, या इसका इलाज भी मुमकिन है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए? इसका ट्रीटमेंट जो है बोन मैरो है, इनिशियल 4-5 सालों के अंदर अंदर अगर सिबलिंग्स में से किसी का बोन मैरो मैच कर जाए उस पेशेंट के साथ, विच इज़ मे बी 30 to 40% मैचिंग होती है, बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस वक्त जो इसकी करंट कॉस्ट है कोई 50 से 60 लाख के करीब है एक पेशेंट की, एक बोन मैरो के, एक बोन मैरो की। जी, और अगर लेकिन ये करा लें तो फिर हमेशा करा लें, लेकिन इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अवेलेबल हैं, बट चांस है कि बच्चे का जो ट्रांसफ्यूजन का वक्फा है वो ज़्यादा हो जाए। सही। और सर फंडिंग के हवाले से बताएं कि सुंदस फाउंडेशन कि आप लोग खुद चलाते हैं अपने पैसों से, ज़कात लोग देते हैं, चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं, या हुकूमत पाकिस्तान भी आपकी कोई मदद करती है? कम्बिनेशन ऑफ ऑल, जिसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है थ्रू बैतुल माल एंड बाकी अदारों से, लेकिन मोस्टली थ्रू फिलंथ्रोपिक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। और जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसका सारा ट्रीटमेंट का जो सामान है, इक्विपमेंट है, वो इम्पोर्टेड है। सो जैसे जैसे डॉलर और पैसे में गैप आ रहा है रुपए में, इसी तरह इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले एक बच्चे पे 30,000 रुपया पर मंथ पर पेशेंट कॉस्ट थी, जो इस वक्त 55,000 से एक्सीड कर चुकी है। तो उसके लिए फिर लोगों की कैपेसिटी टू डोनेट कम हुई है महंगाई की वजह से, तो हमें काफ़ी इसमें मुश्किलात का सामना
करना होता पड़ा है NGOs को ख़ास तौर पे जो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नवंबर 22 में एक UNO ने ख़ास दिन मनाया गया जिसमें जिसका नाम था सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और उसमें पाकिस्तान नंबर 1 आया है। तो अभी तक ये जो हमारे यहाँ खैरात ज़कात का निज़ाम है वो इंसानों को ज़िंदा रखे हुए है, और इसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे इंडियंस अराइवल्स ने भी की है कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, वेयरएज़ इंडिया में बहुत लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं और फुटपाथों पे सो रहे हैं। जी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस लिहाज से ये निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम चल रहा है। सही। अच्छा, डॉक्टर यूब साहब कराची में है सारा, उनसे भी मेरा पूछें भी सवाल आप कुछ करना चाह रही थी? बिल्कुल सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए, इवन जिस तरह माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह हो गई या कुछ और, हाइकिंग, हार्ड स्ट्रेनियस स्पोर्ट्स? हाँ, स्ट्रेनियस स्पोर्ट, मे बी इवन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कोई इस तरह की स्पोर्ट है जो कि उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, देखिए जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं ना, तो जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि समंदर के अंदर समर डाइविंग है, समर तैराकी है, इसी तरह हाइट के स्पोर्ट्स है, स्काइंग है और माउंटेन क्लाइंबिंग है, तो ये इनको अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा वेल कंट्रोल हों और वो उनको कोई दौरे नहीं पड़ते हों। जैसे कि वो दवाइयाँ, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यहाँ पे देखा नाम बताया, जॉर्डनी रोड्स हैं, हमारे बहुत मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, किसी को नहीं पता क्योंकि वो वेल कंट्रोल थे। तो वो ऐसे लोग विद कंट्रोल विद गाइडेंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन इनको जैसे कि समंदर के डाइविंग जो स्पोर्ट्स हैं और ये जो क्लाइंबिंग हाइट्स के जो स्पोर्ट्स है, माउंटिंग क्लाइंब और स्काइंग, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग का आपको पता होगा पाकिस्तान में जो एपिलेप्टिक पेशेंट होता है उसको जो है प्रोहिबिटेड है कि वो हाउ टू ड्राइव, लेकिन हर दुनिया का अपना अपना कानून है। सऊदी अरब में, अमेरिका में कुछ कहते हैं 2 साल तक अगर कंट्रोल हो तो आप गाड़ी चला सकते हैं। तो जैसे गाड़ी चलाना जो स्पोर्ट्स हैं, कार स्पोर्ट्स हैं, वो भी एपिलेप्टिक वालों के लिए को अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस वो वेल कंट्रोल ना हो। ठीक, तो इस तरह के समंदर, हाइट्स, कार ड्राइविंग, इन सब ऐसे स्पोर्ट्स को इनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूब, किसी वक्त भी इनको खतरा, इवन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा जी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और हम एपिलेप्सी फाउंडेशन वालों का, सेंटर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, पूरा माह सियाम हमारे साथ रहे और जो हमें इतनी एजुकेशन मिली है और जो हमें अवेयरनेस स्प्रेड की है एपिलेप्सी के मुतालिक, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जी हाँ, बिल्कुल। ये सैटरडे संडेज़ को हमारे साथ होते थे, अब क्योंकि यह आज आखिरी प्रोग्राम था इनके साथ, क्योंकि अगले सैटरडे संडे को रमज़ान नहीं होगा या ईद होगी, तो इसलिए तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़रूर। ये बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अवेयरनेस काफ़ी एपिलेप्सी के हवाले से फैलाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया। सर, आफ्ताब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप पेशेंट्स लेते हैं, एडमिट करते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया होता है, कोई इनकम लेवल का, या और कोई पेशेंट्स ऐसे भी आपके साथ हैं जो कहें कि जी हम पे करना चाहते हैं, हम पे करके जो है ये सर्विसेज आपकी वेल करना चाहते हैं? एंड हाउ डज़ वन गेट रजिस्टर्ड? आपके सेंटर पे जाके क्या प्रोसीजर, ऑनलाइन है या सेंटर पे जाके दरख्वास्त दें, क्या प्रोसीजर है वो बताइए। हमारी सुंदस की वेबसाइट अवेलेबल है जिसके ऊपर हर सेंटर्स के टेलीफोन नंबर्स हैं, उनसे रब्ता करके जो थैलेसीमिया का टेस्ट अगर नहीं हुआ और उनको शक है तो हम थैलेसीमिया का टेस्ट कर देंगे, अगर टेस्ट हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट साथ लेके आएँ। और हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है, चूँकि हमारा सारा जो फंडिंग होती है उसमें 60 to 70% ज़कात के थ्रू होती है, तो इसलिए उस फैमिली का ज़कात के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है। ओके। तो उसके लिए फिर हम उनको फॉर्म्स देते हैं जिसका वो एरिया काउंसलर या चेयरमैन उशर कमेटी से उसका काउंटर साइन अटेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम अपने फॉर्म्स भी फिल करते हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी शरिया से सर्टिफिकेट मिल चुका है कि हम ज़कात को प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल वो सर्टिफिकेट रीन्यू होता है। दी फंडिंग जो ज़कात के लिए डोनेशन आती है वो प्योरली ज़कात के अकाउंट में जाती है और इनके ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होती है। सही, उसको हम किसी और जगह पे खर्च नहीं करते। ठीक है। और अगर कोई पैसे देना चाहे, अगर कोई पैसा अपनी तरफ से कोई देना चाहे तो देना चाहे, सुंदस फाउंडेशन में
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, एक सवाल है जो कि हम काफ़ी दफ़ा सुनते हैं कि जो इट्स अ ब्लड डिजीज़, तो यूजुअली हम अज्यूम करेंगे कि आयरन देना चाहिए, लेकिन इसमें कहते हैं कि आपको आयरन नहीं देना चाहिए बल्कि फॉलिक एसिड इज़ द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि खून का जो मुंतकिल होना है ना, वैसे तो आम इंसान का जो खून है 120 दिन के अंदर अंदर पुराना खून यूरिन के ज़रिए चला जाता है और नया बन जाता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन आज तक कोई आर्टिफिशियल फैक्ट्री नहीं बनी जो खून बना सके। ठीक है ना? तो उसमें जो आपका सवाल था कि आयरन नहीं देना आयरन, जी। जब आप एक गैर फितरी काम कर रहे हैं जिसमें खून मुंतकिल हो रहा है इंसान के अंदर बजाय अंदर से बनने के, और बार बार हो रहा है, तो खून अकेला नहीं जा रहा, उसके साथ आयरन भी जा रहा है। और अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा आयरन की अमाउंट अंदर जा रही है उसको वो शट ऑफ कर सके। ठीक है। तो इस आयरन को कर्टेल ना किया जाए तो ये वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर और हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। दैट इज वाई इन बच्चों की जो उम्र है, जब मैंने पहले जिक्र अगर नहीं किया, 20 साल के करीब है, उसके बाद इनवेरिएबली इनकी मौत हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, टाइम पे ये आयरन कर्टेलन मेडिसिन दी जाए, तो इनकी उम्रें 30-40 साल तक भी पहुंच चुकी हैं। और बेसिकली हमें फिर उसके लिए आयरन को कम करने के लिए इनका रेगुलर टेस्ट लेना पड़ता है, और इनको आयरन चिलेशन थेरेपी मेडिसिन ऑरल भी है और इजेक्टेबल भी है। इजेक्शन जो है वो पेट में लगता है एक पंप के जरिए 8 घंटे। ठीक है। विच इज यू नो मोस्टली दे आर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए इट्स वेरी पेनफुल। बट जब आयरन बहुत ज्यादा होता है तो फिर कम्बिनेशन दोनों का देना पड़ता है, ऑरल का भी और इंजेक्शन का भी, तब जाके उनका आयरन नीचे होता है। तो हम बड़ा क्लोज आई रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इनका आयरन ना बढ़ना। क्योंकि सर इसके बारे में तो कभी कभार सम पेरेंट्स मेक मिस्टेक्स कि वो आयरन दे देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो ये बहुत हार्मफुल। जी, हम इनको बार बार वो डाइट चार्ट भी साथ देते रहते हैं कि इनको कौन से खुराक देनी है और किस खुराक से आपने परहेज करना है। ये हमारे हेमाटोलॉजिस्ट उनको काउंसलिंग और डाइट चार्ट वगैरह करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। बहुत शुक्रिया सारा। और आफ्ताब, थैंक यू वेरी मच, आपने सुंदस फाउंडेशन के हवाले से बताया। 1-2 सवाल रह गए आपसे, और वो हवाले से फिर इंशाल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पेश करने की सादत हासिल करेंगे शेख वकास, हमारे साथ मौजूद हैं। वकास भाई। हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ काफिला होगा रमा, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चलें। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन
कौन रोता है, लिपट कर दरो दीवार के साथ हम सुए हश्र चलें। हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नातें रंगी, हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते रंगी। गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ हम सुए हश्र चलें।